सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश खास दिन है क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती का सुनहरा अवसर है। और इस सुनहरे अवसर पर सबसे पहले हम आपको बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बाबा साहब जिन्हें अमेरिका जैसे देश ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, बाबा साहब जिन्होंने भारतीय संविधान लिखकर, भारतीय संविधान की रचना करके भारत में रह रहे करोड़ों अस्पृश्यों को मानव की जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित किया, यूँ कहें कि अधिकारों से लैस कर दिया, जिसे यूँ कहें कि जानवरों से भी बदतर समझा जाता था, ऐसे समाज को इंसान बना दिया। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सत सत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं, जिसे आप अपने भाषण का, अंबेडकर जयंती पर दिए जाने वाले भाषण का हिस्सा भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब का ये स्पीच कुछ ऐसा ही है जो डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर ही यूँ कहें कि व्यक्त किया गया था, भाषण दिया गया था बाबा साहब के द्वारा। और बाबा साहब कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले का भक्त हूँ तथा ज्ञान, आत्मसम्मान और चरित्र का पुजारी हूँ। यही आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय भी है। इसी विषय पर हम बात करेंगे बाबा साहब के भाषण के द्वारा। तो शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलती कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। इसी सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जिसको प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय है मैं तथागत बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले का शिष्य हूँ तथा ज्ञान, आत्मसम्मान और चरित्र का पुजारी हूँ, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर 132वीं जयंती बाबा साहब की है, जिस पर लेकर हम उपस्थित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 477 से 478 तक ये प्रकाशित किया गया है बाबा साहब का ये स्पीच, जिसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिनांक 28 अक्टूबर 1954 को करीब 6:30 बजे नए गांव के पूरन दरे स्टेडियम में लगभग 25,000 लोगों की उपस्थिति में एक जनसभा हुई, जिसका आयोजन डॉक्टर अंबेडकर हीरक जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में किया गया। श्री RD भंडारी ने इसकी अध्यक्षता की। कोष के संग्रह का ब्यौरा देते हुए श्री शंकर अनंत उपसाम ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अप्रैल 1952 को 60 वर्ष पूरे कर लिए थे। सम्मानित साथियों, आज भी 14 अप्रैल है, इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का ये जो सेंटेंस है वो कोरिलेट कर रहा है। यही बात हमने इस स्पीच के शुरुआत में आपको बताया था। और समारोह 1952 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वे उस तिथि को समारोह नहीं कर सके थे, इसलिए वे उस दिन समारोह मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 93,000 रुपये जुटा लिए गए हैं और खर्चे निकालने के बाद 88,000 रुपये शेष रह जाएंगे। ये संग्रहण ग्रेटर मुंबई के उनके समुदाय के लोगों से इकट्ठा किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि मुंबई के बाहर के लोगों ने भवन निर्माण के लिए लगभग 32,000 रुपये जुटाए थे और उस राशि को ऊपर बताई गई राशि में जोड़कर कुल राशि 1,18,000 रुपये डॉक्टर अंबेडकर को दी जानी है। अपने भाषण के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर व्यास, मनु, अब्राहम लिंकन और यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स से भी महान व्यक्ति हैं। ये बाबा साहब के लिए आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, उनसे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि उनसे महान बाबा साहब को बताया जा रहा है। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष के जनक हैं, तो ऐसे में कार्ल मार्क्स से भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व की बात यहाँ पर की जा रही है बाबा साहब के लिए। ये हम सभी के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। निश्चित रूप से आज की डॉक्टर अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर इससे बेहतर बाबा साहब का स्पीच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी तुलना डॉक्टर अंबेडकर से
की जा सके। वास्तविक विभाजन होने से 10 वर्ष पहले ही विभाजन के परिणामों की भविष्यवाणी कर दी गई थी। उन्होंने बहुजनों, अस्पृश्यों, दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया था और 1,18,000 रुपये की थैली उनको भेंट करते हुए वे लोगों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध करते हैं कि इस राशि का उपयोग वे अपने उद्देश्यों के लिए करें। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा के अनुसार भवन निर्माण के लिए वे अलग से निधियां जुटा लेंगे। उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि उनको दी गई धनराशि का इस्तेमाल एक हॉल बनवाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए ज़मीन पहले ही खरीदी जा चुकी है और जो लोग उस ज़मीन पर रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये मान लिया जाना कि वे शुरू से ही अत्यंत मेधावी छात्र रहे हैं गलत होगा। वे अपने समुदाय के अन्य लड़कों की तरह ही साधारण थे। बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं, बाबा साहब के ही शब्द हैं कि जल्दी तौर पे हम ऐसा मान लेते हैं कि बाबा साहब बचपन से मेधावी रहे थे, तो बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम बचपन से मेधावी नहीं थे, अत्यंत मेधावी नहीं थे, बल्कि सामान्य थे। हमारे जो समुदाय के जो बच्चे उस समय पढ़ते थे, उस समय जो समकालीन थे, तो बिल्कुल वैसे ही साधारण हम भी थे। कोई अलग उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी नहीं थे, ऐसा बाबा साहब स्वयं कहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उनका जन्मदिन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी नहीं समझा था और उनके जन्म की ठीक ठीक तिथि ज्ञात नहीं है। वह 60 से ज़्यादा या 60 से कम भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि ये सत्य है कि उनका जन्म आधी रात में 12 बजे हुआ था और उनके जन्म के समय उनकी माँ को असहनीय प्रसूति पीड़ा हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जन्म खराब नक्षत्र में हुआ था, जैसा कि ज्योतिषी ने बताया था। उनकी माँ शीघ्र ही परलोक सिधार जाएगी, इस कारण उनके भाई बहन उनसे नफरत करते थे। उन्होंने कहा कि माँ मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी चाची ने किया था। उन्होंने कहा कि बचपन के अपने दिनों में उन्होंने महाभारत, भगवत गीता जैसी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था, लेकिन जब उन्हें तथागत बुद्ध के बारे में पुस्तक मिली तो इसका उनके मानस पटल पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब यहाँ पर स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने भगवत गीता भी पढ़ी, उन्होंने महाभारत भी पढ़ा, बल्कि अन्य धार्मिक ग्रंथों को भी उन्होंने पढ़ा, लेकिन उन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव बाबा साहब के मानस पटल पर नहीं पड़ा, क्योंकि बाबा साहब तार्किक तरह से सोचते थे, वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे। उनके सोचने की जो शैली थी वो वैज्ञानिक थी, तार्किक थी। इसलिए भगवत गीता, महाभारत जैसे धार्मिक पुस्तकों का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही यूँ कहें कि तथागत बुद्ध के बारे में बाबा साहब कहते हैं जब हमें पढ़ने को मिला तो उसका मानस पटल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये बाबा साहब को बुद्ध चरितम के नाम से जो बुक है वो प्राप्त हुई थी जब बाबा साहब ने मैट्रिक पास किया था। उनका सम्मान एक समारोह किया गया था, उसमें ये पुस्तक बाबा साहब को भेंट की गई थी। तो ऐसे में उसको पढ़कर बाबा साहब के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब आगे कहते हैं कि उसी समय से वे तथागत बुद्ध के अनुयायी बन गए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी अपने भले के लिए बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि वे तथागत बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले के भक्त तथा ज्ञान, आत्मसम्मान और चरित्र के पुजारी हैं। उन्हें कोई बुरी लत नहीं थी, लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक़ था। बाबा साहब कहते हैं, उन्होंने कहा कि जीवन में उन्नति करने के लिए विद्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने श्रोताओं से आग्रह किया कि वे इस बात को समझें कि अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने समुदाय के लिए योगदान करना है। अर्थात बाबा साहब देखिए स्पष्ट शब्दों पर यहाँ पर पे बैक टू सोसाइटी पर बल देते हैं। इस बात को हमें और हमारे समाज को समझना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि अपने फेडरेशन के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर सकें, क्योंकि अभी तक वे लक्ष्य से दूर हैं। वे अब लक्ष्य पाने की डगर पर हैं और उन्होंने जरा सी भी सुस्ती दिखाई तो वे गिर जाएंगे। उन्होंने श्रोताओं से अपील की कि वे नेतृत्व पाने के लिए न लड़ें। उन्होंने कहा कि वह हमेशा समाज की सेवा करना चाहते थे और जीवन पर्यंत सरकारी सेवा से विरत रहे। अगर उन्होंने कोई सरकारी पद ले लिया होता तो अब तक अर्थात 1954 में वे पेंशनधारी हो गए होते। उन्होंने कहा कि 7-8 वर्ष से अधिक वह उन लोगों को मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे, उनके रहते ही उन लोगों को आकर उनका स्थान ग्रहण करना पड़ेगा। बाबा साहब 1954 में कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि 7
8 वर्ष से अधिक का समय अब हम समाज को नहीं दे पाएंगे और इसलिए समाज को चाहिए, समाज के नेतृत्वकर्ताओं को चाहिए कि वो हमारा स्थान आकर ग्रहण कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। समारोह लगभग 8:45 बजे समाप्त हो गया। लगभग 300 संगठनों, सोचने वाली बात है, उस समय भी बड़ी संख्या में संगठन हुआ करते थे। 300 संगठनों और व्यक्तियों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी का माल्यार्पण किया। इसी के साथ यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त होता है, लेकिन किस तरह से बाबा साहब ने अपने जीवन से संबंधित कुछ अमूल्य बातें हम सभी को बताई हैं, इस स्पीच के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन होता है। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, डॉक्टर अंबेडकर जयंती के दिन कितना खास है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे, आज के इस स्पीच में बाबा साहब ने जिक्र किया कि जो धनराशि उन्हें 1,18,000 रुपये वहाँ पे सौंपी गई, तो वो धनराशि वो एक हॉल बनाने में लगाएंगे, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। ज़मीन परचेज पहले ही कर ली गई थी, ज़मीन पे कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए थे, उनको हटाया जा रहा है, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। हम आपको बता दें, बाबा साहब की वो अधूरी इच्छा आज भी अधूरी है, इसको पूरा करने की जिम्मेदारी आवाज का बीबी स्त्री आईडासा ने लेकर 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी की है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर निर्माणाधीन जो वैचारिकी सेंटर है, बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप वो निर्माणाधीन है। SBI अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके सामने है। यदि आप भी इस वैचारिकी सेंटर में अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो इसी अकाउंट पर आप धमदान कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको न सिर्फ सम्मानित किया जाएगा, बल्कि वहाँ पर लगने वाले शिलालेख में आपका नाम भी सम्मान के साथ दर्ज जरूर किया जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुँचाने में सफल रहे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा स्रोत में वही इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, लिखित मैसेज, डिजिटल फॉर्म में जो मैसेज आप देख रहे हैं, ये पहुंचाने के लिए परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार हैं, आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हैं। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली, पुनः एक बार डॉक्टर अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।